क्या ये इम्प्रेशन है कि नहीं है? अब्बासी साहब देखें, अगर धमाके करते वक्त इतना प्रेशर था तो इस प्रोग्राम को शुरू करते वक्त कितना प्रेशर होगा। आप जरा भुट्टो साहब की 2-3 किताबें हैं, उनको पढ़ के देखें। एक तो भुट्टो साहब ने हमेशा कहा है कि मैं साउथ एशिया को न्यूक्लियर फ्री देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे न्यूक्लियर फ्री हो। उस वक्त की बात है, आज तो शायद हालात और हैं। लेकिन मेरा तो बड़ा सादा सा इस्तदलाल है, जिस पे इतना प्रेशर था या जिसको अमेरिका ने जितना मुल्ज़म गर्दाना, उसको उतनी सजा दे दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जितना वो मुजरम समझते थे, उनको उतनी सजा मिल गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो न्यूक्लियर के बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी लेकर आए थे। वो किसी वक्त फिर मैं जो मोहतरमा ने मेरी मौजूदगी में बात सुनाई थी, और मुझे जो शुमाली कोरिया के सफीर ने जो बात सुनाई थी, वो मैं शायद यहाँ पे बता नहीं सकता। क्या कहा था उन्होंने? फिर किसी वक्त आपको प्राइवेटली अच्छा, प्राइवेटली वो शायद, लेकिन वैसे मैं वो तो प्राइवेटली आपसे समझ लूंगा, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज थी जो उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी की थी? नहीं होगी वो, बस मैं पूरी बात बताऊं। अच्छा। वो ठीक नहीं होगी जी। ठीक, मतलब ठीक है, वो तो प्राइवेटली आपसे सुन लेंगे, लेकिन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज की थी मोहतरमा ने जिसकी वजह से जो है वो शुमाली कोरिया के एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, जिसमें उनकी जान भी रास्ते में खतरे में हो सकती थी। ओके, ठीक। तो वो एक अलग बात, वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा, राइट। लेकिन मैं ये गुजारिश करूं, ये शुरू होता है जब इंडिया धमाके करता है तो भुट्टो साहब कहते हैं हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे याद है जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस थी 74 के अंदर, उसमें 3 बुनियादी चीजें रखी थी भुट्टो साहब ने। पहली कि ऑयल एक एनर्जी नहीं, एक वेपन है। दूसरा, आप पैसे निकलवाएं के मुल्कों से, हम एक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक बनाते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि हमने एटॉमिक प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बम बनाने लगे, उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम शुरू किया है। तो उसके लिए हमें घेर लिया गया है, आप हमारी मदद करें। हमारे पास पैसे भी नहीं है। सबसे पहले $100 मिलियन कज़ाफी ने कहा, फिर शाह फैसल ने कहा कि जो चीज आपको नहीं लाने देते हम लेकर आएंगे। और उसके आप जरा देखें, गौर करें उस पे, एक एक बंदा उस इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का चुन चुन के मार दिया गया। और जो 1976 में हेनरी किसिंजर ने लाहौर में शालामार में कहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को कि हम आपको ये तरक कर दो प्रोग्राम, वरना हम आपको दुनिया के लिए खौफनाक मिसाल बना देंगे। मिसाल बनाने में मदद किसने की? ज़िया-उल-हक ने की उसको। और जवाब में भुट्टो साहब ने क्या कहा था? भुट्टो साहब ने उनको जवाब दिया था कि आप जहां पे बैठे हैं, ये 5 दरियाओं की धरती है। इन दरियाओं की खूबी ये है कि ये बहते रहते हैं तो खामोशी से दाइयों तक बहते रहते हैं, लेकिन अगर इन दरियाओं के आगे कोई बंद बांधने की कोशिश करें तो ये सब कुछ बहा कर ले जाते हैं। सो भुट्टो साहब को उसकी प्राइस पे करना पड़ी। उसके बाद भी लोगों ने कंटिन्यू रखा। ज़िया-उल-हक को जो सजा मिली वो तो अफगान पॉलिसी में जो शिफ्ट थी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे। जिनीवा में जाकर जुनैजो साहब मुआहदा कर रहे, वापसी पे उनकी हुकूमत डिसमिस कर दी तो अमेरिका ने उनको फारिग कर दिया, ज़िया-उल-हक को फारिग कर दिया। लेकिन उन्होंने डिले किया। मैं अभी मजहर अब्बास साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने बहुत तवील इंटरव्यू किया डॉक्टर कदीर खान का। डॉक्टर कदीर खान को जब भुट्टो साहब ने कहा कि आप इधर रहें, तो उन्होंने कहा जी मैं इस पे अभी फैसला नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी बीवी से जाकर मशवरा किया, वो भी रिलक्टेंट थी यहाँ पे रहने के लिए। फिर भुट्टो साहब ने उनको कायल किया और मुल्तान के अंदर एक मीटिंग बुलाई, सारे सेक्रेटरीज को बुलाया मुल्तान के अंदर, और कहा कि आज के बाद मैं दोबारा कोई मीटिंग नहीं करूंगा। आप जो डॉक्टर कदीर खान कहेगा, ये बात आप यूं समझ लें कि ये मेरी कही हुई बात है। और उसके बाद भुट्टो साहब ने, उन्होंने कहा जी पैसे कहां से आएंगे? उन्होंने कहा ये बंदोबस्त करना मेरा काम है। और उन्होंने कहा था हम घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। ये नहीं कहा था कि हम मांग कर लाएंगे, एटम बम बनाएंगे। सो ये एक जज्बा होता है कौम का, जिसके लिए भुट्टो साहब ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी। आप पढ़े और बाकी पढ़े तो फिर उससे पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने ये किया। और फिर मोहतरमा, लेकिन अगर आप डॉक्टर कदीर खान के चॉइस साहब जरा क्विकली अगर मुझे आंसर कीजिएगा, बिकॉज मैंने फिर आगे जाना है। डॉक्टर कदीर खान साहब की इस बात को आप कोट कर रहे हैं, तो क्या आप डॉक्टर कदीर खान साहब की इस बात को भी तस्लीम कर रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि मियां साहब धमाके नहीं करना चाहते थे? नहीं, देखिए ये एक बहस है इस पे। अगर नहीं भी करना चाहते थे या करना चाहते थे तो फिर अल्टीमेटली किए तो नहीं। लेकिन अगर चौधरी साहब आप मजहर साहब के किए हुए इंटरव्यू को, मैं जरा गुजारिश कर लूं सर, अगर मजहर साहब के किए हुए इंटरव्यू को आप डॉक्टर कदीर साहब की जो है वो राय को तस्लीम कर रहे हैं, तो मेरा एक काउंटर आर्गुमेंट है जी। नहीं, मेरा एक काउंटर नहीं, तो भुट्टो साहब आप कह देना कि भुट्टो साहब ने नहीं शुरू किया था, नहीं बनाया था। मैं तो अपनी बात ही नहीं कर रहा ना सर, मैं तो कदीर खान साहब की बात कर रहा हूँ कि कदीर खान साहब की अगर उस बात को सही तस्लीम करें तो इसको तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरी बात सुन ले,
मेरी बात सुन लेना, अगर डॉक्टर कदीर बनाना चाहता एटम बम उस वक्त, या प्रोग्राम शुरू करना चाहता, भुट्टो साहब ना करना चाहते, तो डॉक्टर कदीर कर सकता था। सर वो अगर डॉक्टर कदीर करना चाहता तो क्या, मेरा आर्गुमेंट कंप्लीट होने दे, और नवाज शरीफ ना करना चाहता तो डॉक्टर कदीर या कोई और कर सकता था। ये क्या बातें हैं? ऑलराइट, ठीक, स्टेट दिस पॉइंट, निकल आए। ओके। शिबली फराज साहब वजीर इत्तलात, फारूक हबीब साहब वो कहते हैं मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाली एक नस्ल की मेहनत और काविश को हर चीज की तरह अपने खानदान से ना जोड़ें। अपने कारकुनों को तनहा छोड़कर हर मर्तबा मैदान से भागने वालों से कौम आगाह है। जो अपने बयानिए से वफा ना कर सके वो अवाम से क्या वफा करेंगे। दूसरी चीज ये है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ये कह रहे हैं कि आप देखेंगे वो भुट्टो साहब को क्रेडिट देते हैं और हुकूमतों को क्रेडिट देते हैं, लेकिन जो चौधरी मंजूर साहब हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी भुट्टो साहब ने शुरू किया, चाहते थे तो शुरू किया, अगर मियां साहब धमाके ना करना चाहते तो कौन धमाके कराता और कैसे कराता। लेकिन आपका ये ख्याल है कि ये सिंगल पार्टी है जो एक अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है इस सारे मामले के अंदर। फारूक हबीब साहब देखें आदिल, पहली बुनियादी चीज तो ये है, मुझे जो है वो किसी सियासी बहस के ऊपर नहीं पढ़ना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम ये समझती है कि पाकिस्तान जो है वो आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान का जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हुआ। एक तरफ जो है वो भारत धमाके कर चुका था और पाकिस्तान जो है वो ये धमाके ना करता तो आप देख लें कि अब तक जो है वो पाकिस्तान का क्या मामलात होते और भारत के जो अज़ाइम हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। किस किस अंदाज से जो है वो पाकिस्तान की पीठ के ऊपर छुड़ा उसे नहीं घोंपा। दूसरी बुनियादी चीज ये है कि यकीनन इसके अंदर हम किसी एक शख्स को जो है वो क्रेडिट इसका नहीं दे सकते। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे साइंसदान थे, इंजीनियर्स थे, जिन जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया, मैं समझता हूँ कि सबकी कोशिशों को जो है वो हमें सराहना तो चाहिए। इसमें आप नवाज शरीफ साहब की कोशिश को भी सराहते हैं? खुले दिल से सराहना चाहिए। देखें, मैंने आपको कहा कि किसी ने इस प्रोग्राम को रोल बैक नहीं किया और आज अगर हम इसकी इफ एंड बट्स के ऊपर जाएं और ये मामलात, इस किस्म के जो मामलात होते हैं, ये भी हमारी कौमी सलामती से मुंसलिक है। आज लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे टू द पॉइंट है। नहीं सुन लेना सर, बात कंफ्यूजन जो है वो किससे क्रिएट होती है जब हम, ये तो हमारा नेशनल डे है ना, ये तो हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, प्राइड है हमारे सबके लिए कि आपके जैसा एक ऐसा दुश्मन जो आपको अभी छेड़छाड़ से बाज नहीं आता, अगर एटम बम हम ना बनाते तो उसने हमारे साथ क्या करना था, वो एक अलग बहस है। मैं ये कह रहा हूं फिर आप नवाज शरीफ साहब को भी क्रेडिट देते हैं कि उनका क्रेडिट है बतौर वजीर आजम उन्होंने फैसला किया? देखें मैं आपको बड़ा टू दी पॉइंट जवाब दे रहा हूं कि मुझे इन चीजों के ऊपर नहीं जाना कि किसने जो है वो क्या इंटरव्यू दिया और उसने क्या बातें की। अगर हम तो आप चले गए ना अब ये बात कह के, यार सुन लेना भाई, आप चले गए ये कह के। अगर आज हम इन बातों को लेकर बैठ जाएं तो मैं समझता हूं कि ये बातें वो हैं जो फिर हमारी बाद में कोड होंगी भारतीय मीडिया के ऊपर भी और उसको वो तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे। ओके, चले आप आपके ख्याल में कि तोड़ मरोड़ कर इसको पेश किया जाएगा तो ये वजीर इत्तलात हैं शिबली फराज साहब। सर सुन तो लेना फारूक साहब, गुजारिश सुन लें। आपकी बात को मैं एंडोर्स करता हूं और ये बात आपकी ठीक है कि अगर हम इस पर बात करें तो यकीनी तौर पर ये बात वो होती है, लेकिन शिबली फराज साहब तो वजीर इत्तलात हैं। वो कहते हैं आपकी क़यादत की वफा मिट्टी से नहीं पैसे से रही है। इन वफाओं की तस्वीरें एवनफील्ड और दीगर जायदादों की सूरत में दुनिया भर में नजर आती हैं। कौम के बच्चों का मुस्तकबिल छीन कर अपनी औलादों की जिंदगी बनाने वालों को कभी कौम माफ नहीं करेगी। तो एक आध दिन के लिए सीज फायर नहीं हो सकता था कि ताकि ये दिन गुजर जाता, उसके बाद शुरू? देखें बात ये है, मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की एटमी कुव्वत बनने के ऊपर तो किसी का कोई, मैं समझता हूँ, कोई इख्तलाफ नहीं है। बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, किसी का हक हुकूमत, किसी ने अवाम के साथ क्या किया, वो तमाम तर चीजें आपके भी सामने हैं, हमारे भी सामने हैं। अगर उसके ऊपर बात होती है तो मैं समझता हूं कि उस बात के ऊपर जो है वो किसी किस्म का एतराज नहीं होना चाहिए। आपने मेरे से एटमी कुव्वत के हवाले से पूछा, वो मैंने आपको बता दिया। अब जहां तक रही बात आज के दिन के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से, वज़ीर इत्तलात बयान देंगे तो खबर बनेगी या नहीं बनेगी? बात कर सकते हैं। अगर वज़ीर इत्तलात बयान देंगे तो खबर बनेगी या नहीं बनेगी? देखें बात यह है कि उनका एक मौकफ है, वो मौकफ उन्होंने अपना पेश किया। सर उनका मौकफ नहीं हो सकता, वज़ीर इत्तलात का मौकफ हुकूमत का मौकफ होता है। देखें बात ये है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने ये बात की कि मुल्क से लूट के पैसा बाहर लेके गए, वो बात दुरुस्त है। उन्होंने जो बात की
कि जिस तरीके से जो है वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए था, इनको 2-2, 3-3 बार इनको मौके मिले। ओके, इन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया, वो बात भी हमारा इस वक्त आर्गुमेंट ये कि मौजूद सुखन ये नहीं होना चाहिए जिस दिन ये हो, ना एक साइड को क्रेडिट लेना चाहिए ना दूसरी को लेना चाहिए, ये पूरी कौम को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमने कौम को सेलिब्रेट करना चाहिए, पाकिस्तान का क्रेडिट है। जी बस ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो शुगर माफिया वाला मामला है, शुगर स्कैंडल है, इस पर भी रद्द अमल आना शुरू हो रहा है। तो ब्रेक के बाद